हमेशा सोना जब भट्टी में दहकता है तो कुंदन फिर ही बनता है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट तक की जर्नी आपकी कैसी रही? चैलेंजिंग थी या आसान? लेकिन ये सफ़र बहुत मुश्किल था। अच्छा। इसमें बहुत सी मुखालफतें, बहुत सी साजिशें, दोस्तों के चेहरे भी बेनकाब हुए। हाउ टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन? सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला पे तवक्कल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि धोखा बहुत समझदार होता है। जब आप धोखा किसी को देते हैं तो वो धोखा आप किसी को नहीं दे रहे होते, धोखा आप अपने आप को दे रहे होते। तो आपके आने से पहले और बाद में क्या डिफरेंस हम देखते हैं? तो मैंने भी आकर जो सबसे पहला काम किया, ओपन डोर पॉलिसी की। क्योंकि जब तक आप इश्यूज़ को नहीं सुनेंगे, जब तक लोग आपके पास कंप्लेंट लेकर नहीं आएंगे, तब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। और ये तजर्बा मैंने अपने कारोबार से सीखा। जैसे आपने कहा, हम उनकी कंप्लेंट सुनते हैं और चाहते हैं उस पर काम हो। ये सारा काम कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गवर्नमेंट का भी काम है करने को, जो आप सॉल्व करते हैं। तो गवर्नमेंट आपको रिटर्न में क्या देती है? मतलब आपको वो उस तरह पे क्यों नहीं करती? तो मैं जो ये सब काम करता हूँ, मैं अपने अल्लाह के लिए करता हूँ। मैंने तो रिवॉर्ड अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने मुझे रिवॉर्ड दिया है। तो मेरे मौला ने तो मुझे मेरे 2 सालों में मुझे दिखा दिया कि मेरे मौला ने मुझे दूसरा साल दे दिया, जो कि इससे पहले 100 सदरों को नहीं मिला। ये ओपन डोर पॉलिसी आपने का जिक्र किया, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करूंगी कि वाकई ये लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा है। बिल्कुल है। आप देखें, मेरा यहाँ क्या काम है। अगर मैंने चैम्बर में आकर ओपन डोर पॉलिसी नहीं रखनी तो फिर मुझे इस चैम्बर में आना ही नहीं चाहिए। मुझे अपने दफ्तर में बैठना चाहिए। मेरा मिलना सबको, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। अगर मैंने नहीं मिलना तो फिर मुझे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हमारी इकोनॉमी क्यों स्टेबल नहीं हो रही? पहली बात तो यही है कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत प्रोड्यूस कर सकता है और मुझे लगता है कि इसकी आगे ज़रूरत भी है। हम अपने एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर कर सकते हैं? हमें अपनी ज़रई ज़मीन को काटना नहीं है प्लॉट्स के लिए। हमें वहाँ पर सोसाइटीज़ नहीं बनानी। डॉलर के बनने से हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आया? हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। हमने देखें, हमारा बाहर कीमतें ना बढ़ी हैं ना कम हुई हैं। अच्छा, बिजनेस की अगर बात की जाए तो कहते हैं पाकिस्तान में आजकल बिजनेस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बैंक से कर्जा लेके कीमतें बहुत हो गई, फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एलसीसीआई क्या इनिशिएटिव ले? हमारी जी मैडम फरीहा एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं। शी इज़ वेरी एक्टिव। ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट को बहुत ज़्यादा लाहौर चैम्बर में प्रमोट किया। अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। मुल्क की तरक्की डिपेंड करती है उसकी इकोनॉमी पे और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें बहुत अहम रोल अदा करती है। इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने रिस्पेक्टिव गेस्ट से। सो वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का, प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिस्टर काशिफ अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे आपकी जर्नी से कि आपकी जर्नी कैसी थी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट तक की जर्नी आपकी कैसी रही? चैलेंजिंग थी या आसान थी? बहुत मुश्किल थी। और मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2012 से, सियासत की। मैंने लाहौर चैम्बर की पॉलिटिक्स में एंटर हुआ 2012 और 2014 में एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए मैं सबसे पहले इलेक्ट हुआ। अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी रही कि मैं पहले साल में ही ऑफिस बेरर बन गया। फर्स्ट टर्म में, दूसरे साल में मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए मुझे मेरे सीनियर्स ने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद अब 2022 और 24 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर चैम्बर का सदर बना। उसमें भी मेरे सीनियर्स, मेरी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक लीडरशिप साथ नहीं होती। लेकिन ये सफ़र बहुत मुश्किल था। अच्छा। इसमें बहुत सी रोलर कोस्टर था ये? मैं समझता हूँ रोलर कोस्टर तो फिर कुछ बेहतर होता है। बहुत सी मुखालफतें, बहुत सी साजिशें,
बहुत से उन दोस्तों के चेहरे भी बेनकाब हुए जो साथ थे, और पीठ में खंजर मारने में सबसे पहले उन्हीं का हाथ था। लेकिन अल्लाह ताला की फिर बहुत करम नवाजी है कि जब वो आप हमेशा सोना जब भट्टी में दहकता है तो कुंदन फिर ही बनता है। बिल्कुल। तो अगर सारी आपकी कामयाबियाँ आसानी से आपको मिल जाएं तो फिर आपको उस कामयाबी की कदर नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब आपको कोई बड़ा ओहदा देना होता है तो फिर वो आपको उस सख्त फेज़ में से गुजारता है कि आप सीखें, और सीखता इंसान रोज़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, उसके हबीब की बहुत करम नवाजी है। मेरी वालदा, मेरे वालिद की दुआएं, मेरी दादी दादे की दुआएं, मेरे बुज़ुर्गों की नज़र बेशक कि मैं यहाँ पर हूँ। और जो फिर सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले प्रेसिडेंट्स 1 साल के लिए बनते थे। मैं लाहौर चैम्बर की हिस्ट्री का 100वां सदर हूँ माशाल्लाह। और कानूनी तौर पे 2 साल का सदर हूँ। मैं वो पहला सदर हूँ जो 2 साल के लिए बना है। तो अल्लाह ताला ने इस हिस्ट्री को 2 तरह से मेरे नाम किया बिल्कुल। कि काशिफ अनवर लाहौर चैम्बर की हिस्ट्री का 100वां सदर है, और काशिफ अनवर वो पहला सदर है जो 2 साल के लिए बना। तो इससे ज़्यादा मेरे रब की मेरे ऊपर करम नवाजी क्या होगी। तो आपके आने से पहले और बाद में क्या डिफरेंस हम देखते हैं? देखिए हर जो भी सीट पे आता है वो अपने मुताबिक और वो काम बेहतर करने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कहता उन्होंने काम सही नहीं किया, सब ने अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक काम किया। मेरी ज़रा मेरी आदत है, ज़रा मैं ज़्यादा घुल मिल जाता हूँ, मैं फ्रैंक हूँ, मेरे तक असेस बहुत आसान है। तो मैंने भी आकर जो सबसे पहला काम किया ओपन डोर पॉलिसी की, क्योंकि जब तक आप इश्यूज़ को नहीं सुनेंगे, जब तक लोग आपके पास कंप्लेंट लेकर नहीं आएंगे, तब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। और ये तजर्बा मैंने अपने कारोबार से सीखा कि मेरा स्टाफ मेरे तक ईजिली असेसिबल है, वो मुझे अप्रोच कर इस लेता तरह है, प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती हैं। सॉल्व होती हैं। और अगर मेरे पास कोई आएगा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए मुझे दरवाज़ों को खोलना था, मैंने सबसे पहले दरवाज़ों को खोला। दूसरी बात, जब तक आप अपनी टीम को ये ट्रस्ट नहीं देंगे कि मैं तुम्हारी वजह से हूँ, तब तक आपकी टीम आपके लिए काम नहीं करेगी। ऐसे ही तो है। मुझे अपनी टीम को ये ट्रस्ट दिया मैंने कि मैं, अगर मेरे पास इख्तियार है, लेकिन काम तो आपने करना है, आप काम करेंगे तो मैं जीतूंगा। अब मैं अपनी टॉक में अपनी दादी का जिक्र बहुत करूँगा। मेरी दादी कहा करती थी कि लड़दी फौज है ना सरदार दा होंदा है। इसका ये मतलब है कि लड़ाई तो फौज करती है, लेकिन जीतता चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। ऐसे कि ही है। उसकी, जब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था तो, या आर्मी का हेड वो था, तो हमने फलां जंग जीती या फलां जंग हारी। तो जब तक मैं अपनी टीम को फैसिलिटेट नहीं करूँगा, अगर मैं गर्मी में एसी नहीं दूंगा, सर्दी में हीटर नहीं दूंगा, मैं उन्हें कंप्यूटर नहीं दूंगा, तो मैं उनसे आउटपुट नहीं मांग सकता। दूसरा मैंने जो काम किया, मैंने कहा कि मेरा कोई स्टाफ 5:30 बजे के बाद यहाँ फालतू नहीं बैठेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं घर अपने बीवी बच्चों के पास जाऊँ, टाइम पे जाऊँ, आप लोग भी अपने घर अपने बीवी बच्चों के पास जाएं। स्टाफ को फालतू बिठाने का ये मतलब ये होता है कि या तो आपने उन्हें ओवरबर्डन किया हुआ है, उनकी एबिलिटी और कैपेसिटी से ज़्यादा काम दिया हुआ है, या जो आपने काम दिया हुआ है वो उसके कैपेबल नहीं है। तो काम ओवर टाइम से किसी की एफिशिएंसी साबित नहीं होती। ओवर टाइम से आपकी स्टाफ की वीकनेस और आपकी एबिलिटी जाहिर होती है कि आपने सही बंदे को काम नहीं दिया हुआ। ऐसे तो दूसरा काम मैंने ये किया। तीसरा काम, एनवायरनमेंट दिया अपने स्टाफ को कि आपको हर चीज़ यहाँ मिलनी चाहिए। ओपन डोर पॉलिसी का बताया कि मेरे तक हर शख्स आ सकता है। मैंने अपने नीचे बेसमेंट में फ्लोर्स पे अपने नंबर्स, मेरे नंबर्स हैं कि आप मुझसे 24/7 रब्ता कर सकते हैं, और मैं अपने मेंबर्स की कंप्लेंट सुनता हूँ। और मैं कंप्लेंट्स अब इसलिए मेरे तक नहीं आती क्योंकि मैं एक और बात ये समझता हूँ कि सिस्टम को अपनी मर्जी से नहीं चलाते, सिस्टम में चलते हैं। बिल्कुल। और जब मैं अकाउंटेबल हूँगा, और सबसे पहले
सिस्टम का इतलाक हेड पे होता है। जब हेड सिस्टम में काम कर रहा होता है तो स्टाफ ऑटोमेटिकली उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। अब मेरे तक कंप्लेंट इसलिए नहीं आती क्योंकि मेरे तमाम स्टाफ को पता है कि प्रेसिडेंट तक हर मेंबर की असेस है। अगर हमने काम ना किया तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट खुद नीचे आ जाएगा। मैं जिस डिपार्टमेंट की कंप्लेंट होती है मैं उस डिपार्टमेंट में चला जाता हूँ। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिस्टम्स को मेंटेन करना और सिस्टम्स इफेक्टिवली चलते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा उनकी कंप्लेंट सुनते हैं और चाहते हैं उस पर काम हो। ये सारा काम कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गवर्नमेंट का भी काम है करने को जो आप सॉल्व करते हैं। तो गवर्नमेंट आपको रिटर्न में क्या देती है, मतलब आपको वो उस तरह पे क्यों नहीं करती? मेरी वालदा एक और बात बहुत कहती हैं कि जब अल्टीमेटली आपको पता है घरों में भी मामलात होते हैं, तो अब आज अगर कोई काम कर रहे हैं, आपने मेहनत की है और उसका रिवॉर्ड आपको सही नहीं मिला, तो मेरी वालदा कहती हैं कि मैंने ये जो काम किया है इस बंदे के लिए तो किया ही नहीं, मैंने तो अल्लाह के लिए किया है और मैं रिवॉर्ड भी अल्लाह से ही मांगती हूँ। और मेरी अम्मा एक और बात भी कहती हैं कि अगर अगला मेरे साथ ज़्यादती करता है तो मुझे तकलीफ़ इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं उससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं करती। तो अगर आप एक्सपेक्ट कम करें तब भी आपको तकलीफ़ कम होती है और रिवॉर्ड भी अल्लाह से मांगे तो तब भी आपको तकलीफ़ कम होती है। तो मैं जो ये सब काम करता हूँ मैं अपने अल्लाह के लिए करता हूँ। मैंने तो रिवॉर्ड अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने मुझे रिवॉर्ड दिया है। रिवॉर्ड तो आप कहते हो कि पोता दरख्त लगाएगा, दादा दरख्त लगाएगा और पोता फल खाएगा। तो मेरे मौला ने तो मुझे मेरे 2 सालों में मुझे दिखा दिया कि मेरे मौला ने मुझे दूसरा साल दे दिया जो कि इससे पहले 100 सदरों को नहीं मिला। मैं सेनेट के रनिंग सेशन को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खिताब किया। अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बहुत करम है। तो ये तो ऐसी कामयाबियां हैं जो इससे पहले किसी को भी नहीं मिली। तो मुझे और क्या चाहिए। तो अल्लाह ताला रोज़ कामयाबी से हमकिनार करता है, रोज़ अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है। तो मैं तो इसका शुक्रगुज़ार हो ही नहीं सकता अल्लाह का। और एक और बात, अल्लाह ताला अपनी अल्लाह ताला अपनी अता में से आपको अता करता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप किसी के साथ सखावत, सही तो अल्लाह है, तो जब आप किसी के साथ सखावत कर रहे हैं या आप किसी के साथ रहम कर रहे हैं, आप किसी के साथ करम कर रहे हैं, तो ये तो अल्लाह की सिफ्त है। तो अल्लाह अगर अपनी सिफ्त में से आपको वो सिफ्त देता है और आप उसकी सिफ्त को इस्तेमाल करते हुए अगले का काम करते हैं तो आप तो उसे खुश कर रहे हैं। रिवॉर्ड भी वो देता है, वो रिवॉर्ड देता है। और ये ओपन डोर पॉलिसी आपने का जिक्र किया, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करूंगी कि वाकई ये लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा है। बिल्कुल है। आप देखें, मेरा यहाँ क्या काम है। अगर मैंने चैम्बर में आकर ओपन डोर पॉलिसी नहीं रखनी तो फिर मुझे इस चैम्बर में आना ही नहीं चाहिए। मुझे अपने दफ्तर में बैठना चाहिए। हाँ, आप ओपन डोर पॉलिसी की बात कर रही हैं, मैं अपने दफ्तर में किसी को नहीं मिलता। मैं इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं आधा दिन यहाँ होता हूँ। अगर मैं अपने दफ्तर में लोगों को मिलूँ तो फिर मैं अपने दफ्तर का काम नहीं कर सकता। तो मैं वहाँ किसी को भी नहीं मिलता। मेरा ज़ाती दफ्तर है ना, मेरी मर्जी में जिसको मर्जी मिलूँ, मेरी मर्जी में जिसको ना मिलूँ। लेकिन चैम्बर में मेरी मर्जी नहीं है। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ। मेरा मिलना सबको, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। मैं ये कह नहीं सकता कि मैंने आपको नहीं मिलना या मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। अगर मैंने नहीं मिलना तो फिर मुझे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सही, ऐसे ही। तो अब बात करते हैं इकोनॉमी पे कि हमारी इकोनॉमी क्यों स्टेबल नहीं हो रही। जैसे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो हम इकोनॉमी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज के ऊपर नहीं बैठेंगी, आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने ख़त्म नहीं करेंगी, तब तक मुल्क के अंदर आपकी इकोनॉमी इम्प्रूव नहीं करेगी। आपके लोकल इन्वेस्टर का ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स इस मुल्क के अंदर नहीं आएंगे। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा है। हमें बहुत ज़रूरी मेजर रिफॉर्म्स कुछ करने हैं जिसमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। अगर हम बाहर से फ्यूल इंपोर्ट करके ही बिजली बनाते रहेंगे तो फिर हमारी वो तो बिजली डे बाय डे जो कॉस्ट है उसकी वो बढ़ती जाएगी। उस पे जा रहे हैं ना, डेप्थ पे जा रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आप देखिए उसकी कितना करम है हमारे मुल्क के ऊपर कि वो 8 महीने आपको सूरज देता है। ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी कीमत भी नहीं है। अगर आप मिनरल्स की बात करें, आप फसल की बात करें, आप फल की बात करें, तो उस पे आपका पैसा लगता है।
अल्लाह ताला ने आपको सूरज दिया है जिसको आपने रिफाइन नहीं करना, आपने सिर्फ अपना सोलर का लगाना है इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल। और बिजली प्रोड्यूस हो जानी है। इससे ज़्यादा आप अल्लाह ताला से और क्या मांगते हैं। अब अगर जब उसने हम पे जो रहमत कर रहा है अगर हम वो लेना ही नहीं चाहते तो फिर वो हमें झंझोड़ेगा नहीं। हमें अकल करनी है, हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। अब जो सैलाब आ रहा है, हम सैलाब से अपनी फसलों को ख़राब करते हैं, हम अपनी सैलाब से अपने अपने लोगों को मारते हैं, जानवरों को हम मारते हैं जो बह जाते हैं साथ, उसको तो बचाना है। अभी इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि कितने किसान हैं जो अपना लैंड सेल कर रहे हैं। वो इसलिए सेल कर रहे हैं कि उनको पता है आगे आने वाले दिनों में उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो हमें तो उस पानी को, जो सैलाब का पानी है, हमें तो वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने हैं, हमें तो डैम्स बनाने हैं। पाकिस्तान वाटर स्केर्स होने को जा रहा है लेकिन हमने कुछ नहीं सोचा। तो देखें, अल्लाह ताला ने आपको वकूफ़ दिया है, अगर आप उसको इस्तेमाल ना करें तो फिर अल्लाह ताला आपके आके झंझोड़ेगा नहीं। लेकिन फिर हम नाउमीद नहीं हैं, हम फिर कोशिश करते रहें। और देखिए हमारा काम है दरवाजे को खटखटाना। हुकूमत, मैं तो हर जगह पे ये कहता हूँ, हुकूमत हमारी माँ है और आपने अपनी शिकायत भी माँ से करनी है, आपने गिला भी माँ से करना है, आपने इजहार मोहब्बत भी माँ से करना है, आपने नाराज़गी का इजहार भी माँ से करना है। तो हमारा काम है दरवाजे को खटखटाना, हुकूमत को बताना कि हमारे ये मसाइल हैं। हुकूमत अपने वसाइल रिसोर्सेज के मुताबिक उसको उन्हें रिज़ॉल्व करने चाहिए ये इश्यूज़ को। मेरी अम्मा एक और बात कहती हैं कि जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा बस ना चलता हो वहाँ हदायत की दुआ करते हैं। तो हमें अपने लिए और सबके लिए हदायत की दुआ करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे और हम ऐसी पॉलिसीज़ को बनाएं जो हमारे लिए, आपके लिए, मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हों और उससे हमारा मुल्क तरक्की कर सके। बिल्कुल। हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत प्रोड्यूस कर सकता है और मुझे लगता है कि इसकी आगे ज़रूरत भी है। हम अपने एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखें, हम पहली बात तो ये है कि हमें अपनी ज़रई ज़मीन को काटना नहीं है प्लॉट्स के लिए। हमें वहाँ पर सोसाइटीज़ नहीं बनानी। हमने उस एग्रीकल्चरल लैंड को महफूज करना है। अल्लाह ताला ने आपकी ज़मीन में इतनी ताकत रखी है कि बेहतरीन आम यहाँ होता है, बेहतरीन चावल यहाँ होता है, बेहतरीन गंदम यहाँ होता है, बेहतरीन कीनू यहाँ ऐसा होता है, फल हमें कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं मिलता जो आपको पाकिस्तान में मिलता है। लेकिन बात यह है कि हमें कीनू को एक्सपोर्ट नहीं करना, हमें मैंगो को एक्सपोर्ट नहीं करना, हमें मैंगो और कीनू का पल्प एक्सपोर्ट करना है। अगर हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं तो अल्टीमेटली हम ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे अपने किसान को, जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, तब तक वो कैसे यहाँ पर करेगा। आप जब आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं और आप लिस्ट डाउन करते हैं कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपया भी हो तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगी कि किस बैंक में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो आप उस बैंक में रखेंगी जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि हमें शऊर देने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि हमें किसान के उस पैसे को, आप जिस तरह ये भी चाहेंगी कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले तो आप ये भी चाहेंगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी भी मिले। ऐसे ही है। तो किसान को भी ये चाहिए कि उसे सिक्योरिटी मिले उसकी क्रॉप की। और जो जिस तरह से अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में सर्दी, तो उसको भी ये सिक्योरिटी चाहिए कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है सैलाब से उसका फसल बचे। और अभी ये आपने देखा जो गंदम का स्कैंडल हुआ, कोई, अब क्या आप समझती हैं कि अगले साल किसान गंदम लगाएगा? किसान तो गंदम नहीं लगाएगा। उसकी कॉस्ट ही, हार्वेस्ट कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है कि वो इस चीज से डरता है। एक तो कॉस्ट ज्यादा हो गई, दूसरा उसको मुआवजा नहीं मिला। जब आपको मुआवजा नहीं मिलेगा तो आप प्रोडक्ट वो क्यों बेचेंगे, आप अपनी जेब से क्यों देंगे? जब आपने एक चीज पे 100 रुपए लगाया और आप 90 की बेच रही हैं तो आप एक दफा ही बेचेंगे, अगली दफा आप नहीं बेचेंगे। तो इसलिए बहुत से अवामिल हैं जिसको अगर हम इम्प्रूव करें, हम स्टेक होल्डर्स के साथ एक पेज पे बैठें, तो हम इन मसाइल को और इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये बात आ जाती है कि हम कैसे एक टेबल पे बैठ के इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जाहिर है आपने भी कोशिश की होगी, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? देखिए, जैसे यहाँ पर मैं एक टेबल पे बैठे हैं वैसे एक टेबल पे बैठ सकते हैं। अल्टीमेटली आप मेरे पास टाइम लेकर आएंगे, आप, और मैंने आपको ये कहा कि आप आएँ ताकि हम
इंटरव्यू करें। जब तक आप मुझे राब्ता नहीं करेंगी तब तक मैं आपके साथ टेबल पे बैठूंगा नहीं। तो और ये भी बहुत ज़रूरी है कि मेरी विल भी होनी चाहिए आपके साथ टेबल पे बैठने की। तो ये हमें अब समझना चाहिए कि हम अगर अपने मुल्क को इन तमाम मुआशी मसाइल से निकालना चाहते हैं, ये इश्यूज रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने मुझे टेबल पे बैठाना है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं टेबल पे बैठूं। और लाहौर चैम्बर ने, जब हमने यहाँ पर हमारा टेन्योर स्टार्ट हुआ, तो हमने सबसे पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की और हमने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे बैठे हैं। हमने उन्हें चार्टर ऑफ बना के भी भेजा कि हमें आपका इस पे इनपुट चाहिए, आप हमें बताएं कि इस पे हमें आपकी गाइडेंस चाहिए। कुछ पार्टीज़ ने हमें जवाब दिया, कुछ पार्टीज़ ने नहीं जवाब दिया। लेकिन हावेवर जी, मुझे जब मैं रोज़े हशर, देखें एक और बात है, दरअसल हम अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं और हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम अकाउंटेबल हैं। और हम तो यहाँ की कोर्ट्स को कुछ नहीं समझते। मैं तो ये कहता हूँ, जब रोज़े हशर हम किसी और की अदालत में होंगे, अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जवाब किसी ऐसे हाकिम को भी देना है जहाँ माफ़ी नहीं है, यहाँ पर तो फिर रिश्वत लग सकती है, यहाँ तो फिर सिफारिश चल सकती है, यहाँ तो फिर इन्फ्लुएंस चल सकता है, तो रोज़े हशर तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। तो अगर हम सिर्फ ये कहें कि अगर अल्लाह ताला ने हम, और जो अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है ना, वो कहता है मैं लेके भी आजमाता हूँ, मैं दे के भी आजमाता हूँ। तो जिनको, जैसे मुझे लाहौर चैम्बर की अगर अल्लाह ताला ने कुर्सी दी है, तो मैं उस पर ये कहता हूँ कि ये दूर से फूलों की सेज लगती है, पर इसमें कांटे बहुत ज़्यादा हैं और कांटे बहुत नुकीले हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जिसके पास तख्त है, जिसके पास कुर्सी है, उसने एक और बहुत बड़े हाकिम को जवाब देना। अगर हम सिर्फ ये समझ लें तो हम अपने आप को करेक्ट कर लेंगे, बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। अच्छा, आपने बात की कि हमें मैंगो को नहीं, उसके पल्प को करना है, लेकिन हमें उसके लिए भी इंडस्ट्री चाहिए, कि हमें चाहिए कि यहाँ पे इंडस्ट्री हो जो हमें इतना बेनिफिट दे कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाना और लाना बहुत मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस वक्त तो जो हालात हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ गई है, बैंक का मार्कअप का रेट आप चेक करें तो 22 है, 24-25% से कम आपको बैंक से लोन नहीं मिलता, बिजली की कीमत 75 रुपये पे चली गई है, लेबर की कॉस्ट आए रोज़ बढ़ती जा रही है। फिर आपका जो, अगर आपने बाहर से कोई मशीनरी भी मंगवानी है तो पहले आप 140 के एवज $1 था, आज 280 के एवज $1 है। आपकी इनकम्स तो उतनी नहीं बढ़ी हैं, आपका सोर्सेज तो उतने नहीं बढ़े, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़। तो बहुत सी इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो गई है। तो देखें, प्लानिंग हर वक्त करते रहना चाहिए। तो ये हमारा भी काम है, हुकूमत का भी काम है कि हम फैसिलिटेट करें, हुकूमत को सब्सिडाइज़ करना चाहिए लोकल इंडस्ट्री को, और जो इस वक्त इंडस्ट्री लगी हुई है उसे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। इस वक्त तो बात यह है कि एलसीज़ भी नहीं खुल रही, और इस वक्त हमें इस बात को मानना चाहिए कि हम एबनॉर्मल हालात में से गुजर रहे हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो ये एबनॉर्मेलिटी है ये ख़त्म हो, अल्लाह ताला की नाराज़गी हमसे ख़त्म हो, और हमारे लिए हालात ऐसे अच्छे हो जाएं कि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकें। अच्छा, डॉलर के बनने से हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आया? हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। हमने देखें, हमारा बाहर कीमतें ना बढ़ी हैं ना कम हुई हैं, बाहर कीमतें वही हैं। अगर बाहर से, अगर मैं एक, ये जैसे माइक है, अगर ये पहले बाहर से माइक $100 का आ रहा था, तो आज भी बाहर $100 का ही है, लेकिन पहले मैं इसको 140 रुपये में ख़रीदता था, आज मैं 280 रुपये में ख़रीदता हूँ। तो आपकी तो आधी 100 टाइम्स आपकी बढ़ गई ना, 100% बढ़ गई आपकी कीमत। कहाँ पहले 140 था, आज 280 है, तो यही फ़र्क हो गया। और हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके ये देख लिया है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, हमारी एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल्स को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर इंडस्ट्री, फिर वही बात है, आप वाला सवाल, मेरे वाला सवाल, यहाँ पर देखें ये ऑप्शंस हैं कि जो यहाँ पर इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा, इंडस्ट्री अपने मुल्क में लगानी होगी। हम जो ज़्यादा सहूलियात एक्सपोर्टर्स को देते हैं, वो ज़्यादा सहूलियात अपनी इंडस्ट्री को देनी होंगी, ताकि इंडस्ट्री आपकी ग्रो कर सके, हमें बेनिफिट मिल सके। टैक्स के कवानीन को आसान करना होगा, जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी होंगी, उन्हें सहूलियात देनी होंगी।
और हमें सिर्फ एक जगह पे काम, मैं मुल्क की मिसाल ऐसी देता हूँ कि जब एक बीमार होता है तो उसको सिर्फ दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान एक, हमारी इकॉनमी ऐसी बीमार है कि इसको दवाई भी अच्छी चाहिए, इसको खाना भी अच्छा चाहिए, इसको एनवायरनमेंट भी अच्छी इनको चाहिए, आराम भी नहीं करना। इसको इसको आराम भी ज़्यादा करना है। देखें, अच्छा। आप आराम से मुराद है कि मैं बीमार की बात कर रहा हूँ ना, अच्छा, इसको अच्छा। तमाम चीज़ें देनी है, इसको आराम भी कराना है, आपने इसको एनवायरनमेंट भी देनी है, आपने इसको, जनाब डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप इसको हिली एरिया पे ले जाके इसको प्रॉब्लम से दूर करें। यानी कि एक फैक्टर नहीं है, बहुत से फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको कलेक्टिवली काम करना होगा तो ये आगे चलेगी। सिर्फ एक चीज़ को दुरुस्त कर देने से हमारी इकोनॉमी दुरुस्त नहीं होगी। ऐसे ही। अच्छा, बिजनेस की अगर बात की जाए तो कहते हैं पाकिस्तान में आजकल बिजनेस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नहीं, देखें, नामुमकिन तो कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर बात है कि बहुत मुश्किल है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बैंक से कर्जा लेके कीमतें बहुत हो गई, फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ख़राब होती जा रही है। मुल्क से लोग, आपके जो अपना इन्वेस्टर है, लोकल इन्वेस्टर है, वो इंडस्ट्री लेके मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है। कोई पाकिस्तान में बच्चे इस मुल्क में रहना नहीं चाह रहे, सारे मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ये कैसे इश्यूज़ हैं जो हम फेस कर रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, हमेशा यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव कि अल्लाह ताला हालात बेहतर करेगा। अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को, रिफॉर्म्स को बेहतर करेंगे तो ये भी वक्त निकल जाएगा। बिल्कुल। और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एलसीसीआई क्या इनिशिएटिव ले रहा है? हमारी जी मैडम फरीहा एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, शी इज़ वेरी एक्टिव, और उन्होंने बहुत से काम किए हैं जिसमें उन्होंने सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों सालों में वुमेंस डे को अरेंज किया, ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट को बहुत ज़्यादा लाहौर चैम्बर में प्रमोट किया। लाहौर चैम्बर में वुमेन एंटरप्रेन्योर लाउंज उन्होंने बनाया जहाँ पर ख़वातीन आके उन ख़वातीन के साथ बैठकर मसाइल को डिस्कस कर सकती हैं। फिर वो हर वक्त ख़वातीन के लिए तैयार रहती हैं। आजकल वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं कि जो बच्चों में ड्रग्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। फिर वुमेंस को, अगर ख़वातीन को चाहिए कोई टैक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, उस पे फिर मैडम फरीहा ने लाहौर चैम्बर के थ्रू प्रेसिडेंट हाउस में हमारा फर्स्ट वुमेन अवार्ड भी करवाया। तो देखें, ये इनसे तमाम, मोटिवेट होती हैं इससे women। ख़वातीन मोटिवेट होती हैं। और फिर वही बात है कि आपका एनवायरनमेंट यहाँ पर ऐसा हो, फैमिली जैसा हो, तो इसमें और ख़वातीन को भी और सहूलत मिलेगी वो आएँ। और देखें, अब हालात ऐसे हो गए हैं, पहले वक्त था कि एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाएंगे तो 10 खाएंगे। तो हमें भी उस चेंज की तरफ जाना होगा, लेकिन फिर भी हमारा मुआशरा इस बात की इजाज़त नहीं देता। और मैं सल्यूट करता हूँ उन ख़वातीन को, आप भी हमारी बेटियों की तरह हैं। देखें, घर से निकलना एक बच्ची का आसान नहीं होता, औरत का घर से निकलना आसान नहीं होता। ठीक है, बहुत सी अपने जो भी उनकी स्टडीज़ हैं, अपने कैरियर, अपनी तालीम के लिए आती हैं, लेकिन फिर भी ख़वातीन का निकलना, मैं कोई बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं हूँ, और मैं कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं समझता कि इस हक़ में भी नहीं हूँ कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा करें। लेकिन दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि जब तक ख़वातीन काम नहीं करेंगी, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देखें, मर्दों के मुआशरे में ख़वातीन का काम करना, आप ख़वातीन को बहुत से प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना पड़ता है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको ड्यू रिस्पेक्ट दें, हम आपको ड्यू कदर दें, जिस तरह हम अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को देते हैं। तो अगली सड़क पे चलती औरत हमारी, हम तमाम की, जिसका आपसे रिश्ता नहीं है वो आपकी माँ, बहन, बेटी है, और हमें ये समझना चाहिए। जब हम इस बात को समझ लें तो अल्टीमेटली हमारे मुल्क के अंदर ख़वातीन का रोल इकॉनमी के अंदर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हर फीमेल या वुमेन ये सोचती है कि उसको, वो जहाँ पे भी काम कर रही है या जहाँ वो जाना चाह रही है, वहाँ एक वुमेन का अलग डिपार्टमेंट हो, वहाँ वो सेफ फील करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। मैंने तो बात ख़त्म कर दी कि हर औरत जिससे आपका रिश्ता नहीं है, वो आपकी या तो माँ है, या आपकी बहन है, या आपकी बेटी है। अगर आप सिर्फ इस बात को समझ लें तो हमारे मुआशरे में से एक बहुत सी बुराई निकल जाएगी। लेकिन ये हम मर्दों ने समझना है, ये हमें अपने आप को करेक्ट करना है। आप ख़वातीन को करेक्ट नहीं करना, हमें करेक्ट करना है। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हाउ टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन?
सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला पे तवक्कल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि धोखा बहुत समझदार होता है। जब आप धोखा किसी को देते हैं तो वो धोखा आप किसी को नहीं दे रहे होते, धोखा आप अपने आप को दे रहे होते हैं। ये बिल्कुल कोशिश ना करें कि आपने अगले को धोखा देना है, धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं, वो घूम के वापस आपके पास आएगा। आपके रिस्क में बरकत अल्लाह ताला ने डालनी है और बरकत उसी से मांगनी चाहिए। बिल्कुल। जितना हो सके सच बोलें, सच बताएं। अपने जिस तरह कुरान और सुन्नत में है कि अपने प्रोडक्ट के ऐब बता के बेचें। अल्लाह ताला बहुत करम, उसकी बहुत करम नवाजी है कि वो आपके रिस्क में बरकत डालता है। एक और बात, इल्म, रिस्क और आप इज्जत जितना बांटते हैं अल्लाह ताला उतना देता है, उसके नाम पे खर्च करें। इशफाक साहब कहते हैं दर्जन 13 का कर दें, दर्जन 13 का कर दें, ज़्यादा कर दें, ज़्यादा बांटना शुरू कर दें। जब आप ज़्यादा देते हैं तो रिस्क ज़्यादा आता है। कोशिश करें कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बेहतर हो। उसमें देखें आप वक्त के साथ आगे आते हैं ना, और सूद से पीछे हटें। जो हमारे बहन भाई कारोबार करते हैं और सूद में करते हैं, क्योंकि ये बहुत वाज़े है कि सूद का काम और सूद से अल्लाह और उसके हबीब के साथ जंग है। तो क्या हम क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम अल्लाह और उसके हबीब से जंग करें और फिर हम बरकत मांगें, करें कि हम कामयाब हो जाएंगे और बरकत मांगें? नहीं है। जब आप अल्लाह और उसके हबीब से जंग कर रहे हैं तो बरकत नहीं आएगी। तो इस्लामिक सिस्टम में आएँ, इम्प्रूव करें, बेहतर करें। आखिरी सवाल चूँकि आपने किया, मैं इसमें और भी एडिशन करूँ। बिल्कुल। अपने वालिदैन की कदर करें, बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा एसेट है मेरे सुनने वाले कि जब ये चले जाते हैं तो इनकी कदर तब आती है। इनकी ज़िंदगी में कदर करें। जाने के बाद उनकी कब्र पे जाके टाइम ना दें, उनकी ज़िंदगी में उन्हें टाइम दें। उन्हें आपके टाइम की ज़िंदगी में ज़रूरत है। और आप अपने वालिदैन से बेहतर नहीं जानते, वालिदैन आपके मुतल्लिक बेहतर जानते हैं। उनकी इज़्ज़त करें, जितना उनका ख्याल रख सकते हैं। मैंने देखा है आप अपनी वालदा का बहुत ज़िक्र करते हैं। मैं अपनी दादी का बहुत ज़िक्र करता हूँ। बहुत और ज़िक्र करते हैं। मेरी जो कामयाबी है वो मेरी वालदा, मेरी दादी की दुआएं हैं। मैं तो नॉर्मली एक और बात भी कहता हूँ कि आजकल की नानी दादियाँ वो दुआएं नहीं देती जो पुरानी नानी दादियाँ दिया करती थी। आजकल तो नानी दादियाँ इंग्लिश में दुआएं देती हैं। तो पहली पुरानी जो नानी दादियाँ थी वो तो बरकत वाले, आपके लिए बरकत मांगा करती थी, आपके लिए ज़िंदगी मांगा करती थी, आपके लिए तो वो अल्लाह ताला से पता नहीं क्या कुछ मांगती थी। तो हमें अब और एक और बात बहुत ज़रूरी है, हमें वापस नेचर के पास हम अपने मज़हब से, हम अपने समाज से, हम अपनी रवायात से बहुत दूर हो गए। हमें वापस वहाँ जाना है। हम जब जाएंगे तो उसी में तरक्की है, उसी में कामयाबी है। और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को माने। 1400 साल पहले आपके पास आपका लॉ आ गया, हम उस लॉ को छोड़कर हम दूसरे कवानीन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम कुरान और सुन्नत पे अमल करेंगे, नहीं हो सकता कामयाबी ना हो, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। तो आपके बिजनेसमैन होने में आपका वालिद का क्या रोल है? बिल्कुल है। मैंने अपने वालिद से सीखा और अल्टीमेटली मेरे वालिद साहब मुझे आज भी, हम उनके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। ही इज़ अवर बॉस, वी रिपोर्ट एवरीथिंग टू अवर फादर। आपको कितना वक्त लगा कि मैं एक बिजनेसमैन, अब मैं अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ? मैं तो आज भी नहीं बना, मैं तो आज भी सीख रहा हूँ। देखें, और एक और बात कि कभी ये ना समझें कि आपने सीख लिया। और इल्म के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रखें। आप रोज़ सीखते हैं, आप रोज़ गलती करते हैं। जहाँ आपने ये कहा कि आज मैं परफेक्ट हो गया, आपका सवाल शुरू हो गया, वहाँ से ही आपकी नाकामी है। तो मैं तो आज भी सीख रहा हूँ, मैं आज भी सीखता हूँ। अपने सीखने के दरवाज़ों को खुला रखें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। तो थैंक यू सो मच, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।